वेरी हम्बल। चैलेंजेस जिंदगी। कन्या से शादी की मैं यंगेस्ट सेक्रेटरी रहा दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। और गवर्नमेंट को आप दावा होगा कि वो था नंबर भी लेना है आपसे। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। आई एम योर होस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश। हमेशा की तरह से आज भी हम एक सेलिब्रिटी डॉक्टर को लेके आए हैं जो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, अच्छे बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट, जैसे हमने पहले भी आपको लास्ट टाइम भी डॉक्टर से मिलवाया था, ये भी मौलाना आज़ाद से ही हैं। और इनकी जो लाइफ की जर्नी है हमने बड़ी क्लोजली वॉच किया है और इनका चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है। बहुत अक्सर इनका मेडिकल प्रोफेशन के बारे में अखबारों में आपको देखने को मिलता है। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी इनसे बहुत अच्छे से इनको जानती है और ये हैं डॉक्टर विनय अग्रवाल। तो वेलकम डॉक्टर विनय अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे शो पे। और डेफिनेटली हमारे शो पे आके आप इसकी शोभा नहीं बल्कि इसकी अहमियत भी बढ़ाओगे, क्योंकि हमने आपको देखा है इतने एक्टिवली प्रोफेशन के अलावा प्रोफेशन जो आपने लोगों को और मोटिवेट करने में जो आपने पिछले 25-30 साल से हमने देखा है, तो उसी जर्नी के बारे में आपसे आज बात करेंगे। तो शुरुआत तो हम मेडिकल कॉलेज से भी कर सकते हैं। बड़ा ही मुझे पता है कि काफ़ी टफ टाइम था, आपने मेडिकल कॉलेज में भी बड़े आपको मिनिमम उसमें रहना, कंट्रोल रखना अपने आप में, प्रोफेशन फाइनेंसिस को भी एक कंस्ट्रेंट रहा है। फिर आपने बड़ी शानदार लैब बनाई कृष्णा नगर में और बड़े अच्छे आपके बहुत धुआंधार प्रैक्टिस थी। तो ये सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था। तो ये डीएमए और आईएमए की चस्का कैसे लगा? मेरे लिए पहली चीज तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे याद किया और मुझे बुलाया। मेरे लिए गर्व की बात है, प्रिविलेज है कि मैं आपके इंटरव्यू में मुझे सौभाग्य मिला कि आपसे चर्चा करने का। आपने मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत डिफिकल्ट डेज थे। ट्रांस जमुना का एक कृष्णा नगर एक छोटा सा इलाका होता था जो पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को जो 50-50 गज की जो जगह दी हुई थी वो एरिया था। और उस एरिया में मेरी सारी एजुकेशन हुई। प्राइमरी स्कूल की छत भी नहीं थी और जो गवर्नमेंट स्कूल था उसमें मैं पढ़ा। जैसे होता है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कुछ टीचर्स, आपके पुराने जो टीचर्स थे वो आपको मार्क कर लेते थे। तो उन्होंने, मैं कहूँगा कि मेरे जो एक फिजिक्स के टीचर थे सुरेश जी, जो अब नहीं हैं, उनको मुझे पता नहीं क्यों इतना प्यार हुआ कि मुझे घर बुला के पढ़ाया करते थे। और उनके साथ साथ एक दो और टीचर्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी टीचर्स साथ जुड़ा, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट मिला, एक्स्ट्रा अटेंशन मिली, एक्स्ट्रा केयर मिली। तो उस गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कृष्णा नगर का मैं पहला छात्र था जो मौलाना आजाद में, या रादर मेडिसिन में मेरा एडमिशन हुआ। ग्रेट ग्रेट। तो लेकिन जब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आया तो बड़े कॉम्प्लेक्सेस थे, क्योंकि एक तो जमुना पार के गवर्नमेंट स्कूल से आना, और उस समय एक हरी सी पैंट होती थी, सफ़ेद कमीज होती थी, वो हरी पैंट भी पोंचे वाली पैंट होती थी। हम तो बड़ी प्रेस करके सब गए थे। डॉक्टर विनय जो है ना, ही इज वेरी वेरी हम्बल, ही स्टिल रिमेम्बर्स ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे याद है पहला दिन तो ऐसा लगा कि हम तो मेरिट से आए थे, लेकिन क्योंकि मौलाना आजाद में उस समय कंपटीशन नहीं था और 90% लोग पब्लिक स्कूल से आते थे, और इंसिडेंटली 140 की क्लास में 75 लड़कियां थी और 65 हम लड़के थे। तो उसमें से जो 14-15 लोग एक स्पेसिफिक कैटेगरी के आते थे, उसमें हमको काउंट किया गया, क्योंकि ड्रेस भी ऐसी थी, पहनावा भी ऐसा था, बाल भी ऐसे थे, और इंग्लिश भी अच्छी तरह से नहीं आती थी। तो मुझे सच में ऐसा लगा पहले दिन जब मैं कॉलेज में आया और अपनी क्लास में घुसा, तो जैसे आप पढ़े लिखे होके भी जब पहली बार अमेरिका जाते हैं तो
अमेरिकन की भाषा नहीं समझ आती आपको। तो वही मुझे मौलाना आजाद में कॉम्प्लेक्सेस थे, शुरू में बहुत कॉम्प्लेक्सेस थे, ड्रेस पे कॉम्प्लेक्सेस थे, लैंग्वेज पे थे, मीन्स पे कॉम्प्लेक्सेस थे, एंड बट उस सबसे फिर एक रास्ता भी बना। बट आपने बहुत ही जल्दी कॉलेज में ही कुछ ऐसा सोचना शुरू कर दिया था कि हाउ टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। हमारा एक स्कूल का ही दोस्त था जो भागीरथ पैलेस में उनकी सर्जिकल की दुकान थी, वो पायनियर सर्जिकल के नाम से जाने जाते थे, और पायनियर सर्जिकल के डिसेक्शन बॉक्सेस बड़े मशहूर थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना, उनको मार्केटिंग की जगह चाहिए थी कि कहीं पे मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं मौलाना आजाद में, और मुझे पैसे चाहिए थे। तो हमने वहां से डिसेक्शन बॉक्सेस लाता था मैं भागीरथ पैलेस से, और कॉलेज में बेचता था। तो उससे 10 रुपए एक डिसेक्शन बॉक्स में बचते थे। उस समय अगर 50 रुपए मैंने महीने में बना लिए तो बहुत बड़ी चीज हो। सोचिए, मतलब ऑनेस्टली हमें भी ऐसा लगता है कि इस तरह का इंसेंटिव हमें भी ऐसा मिलता तो डेफिनेटली हम भी आईएमए प्रेसिडेंट बनते। मुझे लगता है चैलेंजेस जिंदगी में एक्सेप्ट करना और उससे घबराना नहीं, यही एक बेसिक चीज जो मैंने सीखी। आईएमए में जब आप आए, बहुत अच्छा, आपने बड़ा शानदार अपना बेसिक, उससे ना हमारे सारे व्यूअर समझ गए कि आप कितने हम्बल बैकग्राउंड से भी, और हम्बल स्टिल यू आर, दैट्स ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक आपका फीचर, हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन जब क्लिनिक चल रही, पैसे की भी आ रहे थे, पेशेंट भी इतने, आपका नाम भी हो रहा था, तो ऐसा डीएमए आईएमए में क्या था कि आपने इतना टाइम भी लगाया, और आगे जाके तो आपने अपने पैसे भी खर्च किए, इतना टाइम लगाया, अपने क्लिनिक को भी मेरे हिसाब से जियोपार्डाइज करना पड़ा, काफी बार नहीं होते होंगे आप, आपके लैब का भी। तो ये जो मुझे एक थोड़ा सा अजीब सी बात याद आ रही है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछूं। मुझे ऐसा पता चला है कि आपने जिस लड़की कन्या से शादी की वो डीएम में नहीं मिली थी आपको। ये भी बिल्कुल सच बात है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में मेरा जो आना था वो सरप्राइज नहीं था, बिकॉज कॉलेज में 4th ईयर से ही मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, सीलमपुर हेल्थ सेंटर। और वो सीलमपुर हेल्थ सेंटर जब शुरू किया तो उसका वो इस वॉल्यूम्स पे पहुंच जाएगा इसका मुझे आभास नहीं था। हम संडे को एम्बुलेंस लेके सीलमपुर एरिया में, सीलमपुर भी इसलिए जाते थे क्योंकि हमारे स्कूल के, कृष्णानगर स्कूल के टीचर वहां प्रिंसिपल बन के गए थे, उन्होंने हमें सीलमपुर का स्कूल का कमरे दे दिए, वहां जाते थे। और हम अपने से 2 साल जूनियर, 3 साल जूनियर शेखर अग्रवाल और ओपी यादव के बैच के बच्चों को लेके मैं जाता था। 2 एम्बुलेंसेज हमने मिल गई थी, और शेखर और प्रदीप महेश्वरी और पवन महेश्वरी ऐसे लोग थे जो पैसे वाले थे, ये हमें पैसे इकट्ठे कर देते थे, हम भागीरथ पहले से दवाइयां इकट्ठी करते थे या सैंपल इकट्ठे करते थे। मतलब आपके अंदर वो इस तरह की सेवा भावना या कलेक्टिव हेल्पिंग, सो आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू कि आपने आईएमए में भी आके इतना तहलका, या मैं ये समझता हूँ कि कंप्लीट सरेंडर और कमिटमेंट जो दिखाई है, मुझे लगता है वो अनपैरेलल्ड है। बट हैविंग सेड दैट, सुदेश जी जो आपकी शादी हुई तो उसको भी तो आप डीएमए का थोड़ा सा क्रेडिट दोगे। मैं उससे पहले भी एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा कि मेरा डीएमए में जो इंटरेस्ट आया और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में जो मैं आया, मैं वही बताना चाह रहा था कि वो अचानक नहीं था। और क्योंकि मैं बाय द टाइम मैं फाइनल ईयर में पहुंचा, मैं कॉलेज में जाना चाहता था, और मैं इससे अपने सीलमपुर हेल्थ सेंटर से जाना चाहता था। और स्मॉल पॉक्स रेडिकेशन प्रोग्राम में हमने बहुत वैक्सीनेशंस किए, और उसकी वजह से एमएचओ वगैरह सब लोग जानते थे। हमारे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, डॉक्टर विजय अग्रवाल, उनका हमारे से पहला इंट्रोडक्शन 4th ईयर में हुआ सीलमपुर हेल्थ सेंटर के बेसिस पे। उनकी जो प्रोफेसर थी प्रोफेसर सत्या गुप्ता, उन्होंने विजय अग्रवाल को हमारे पास इसलिए भेजा कि वो सीलमपुर जो जाते हैं उसमें शायद कुछ मटेरियल मिले और कुछ पेपर्स लिखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए विजय अग्रवाल की टीम हमसे 1971 में जब हम गए तो 1971 में पहला मेरा इंट्रोडक्शन विजय से हुआ। तो आप जब आईएमए प्रेसिडेंट बने, मैंने आपसे शायद पूछा भी था, शायद मुझे कैसे है कि समवेयर मेरे ख्याल 2000 आईएमए 2024 में 2027 में बनी, 1927 में बनी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 100 ईयर्स होने वाले हैं, 1928 में बनी। हाँ, और 100 ईयर्स होने वाले हैं, तो उसका कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी सोच रखा है, उसका चल रहा है। मैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं जब प्रेसिडेंट बना उससे पहले, आई थिंक इन 2010
मैं 2010 में IMA का प्रेसिडेंट बना। राइट राइट। उससे पहले एंड बाय द वे मैं पूछ भी रहा था, वर यू द यंगेस्ट? मैं यंगेस्ट सेक्रेटरी रहा दिल्ली मेडिकल अच्छा, एसोसिएशन का। ओके। मैं 78 से 82 तक डी स्टेट का सेक्रेटरी रहा, तो मैं यंगेस्ट था, 5 साल में रहा। उसके बाद मैं DMA का प्रेसिडेंट बना 92 में। उसके बाद मैं ईस्ट दिल्ली ब्रांच हमने बनाई, उसका प्रेसिडेंट बना। फिर मैं IMA का सेक्रेटरी बना 2004 से 6 तक। 2010 में मैं प्रेसिडेंट बना IMA का, ऑल इंडिया का। उसके बाद मैं एशिया ओशियाना का प्रेसिडेंट बना, सिमाओ जिसे कहते हैं, वो 2014 में बना। और उसके बाद 2016 में से 18 तक मैं काउंसिल मेंबर रहा वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का। इसके साथ साथ मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर रहा 4-5 साल, एथिक्स कमेटी का। ये सही बात है कि आप इतने देशों में घूमे हो और एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री थ्रू IMA मेजरली, उसमें आपने अपना समय के साथ साथ पैसा भी, यू नेवर थॉट कि भाई खर्च हो रहा है, तो पैशन था। और खासकर पैसे की लालच भी कभी नहीं हुआ। जब आते थे तो मुझे खर्च करने में अच्छा भी लगता था। तो काफी मेरे ट्रैवल जो अब्रॉड रहे, अपने एक्सपेंसेस पे रहे। मैं करीब 72 कंट्रीज घुमा हूँ, 72 और 75 कंट्रीज घुमा हूँ। वंडरफुल। एंड मेरा मेन एम था वहाँ के हॉस्पिटल्स को देखना, वहाँ की मेडिकल कम्युनिटी से शेयर करना, वहाँ की मेडिकल सिचुएशंस को देखना, कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं, उनको देखना। आप 4 दिन के ट्रिप में शायद मुझे लगता था कि जो वहाँ की भौगोलिक चीज है या वहाँ की सीनिक ब्यूटी है वो आप टीवी पे देख लेते हैं, लेकिन वहाँ का जो कल्चर, मेडिकल कल्चर है, या वहाँ की जो सफरिंग्स हैं, बीमारियां हैं, या कैसे वो करते हैं, वो आपको टीवी नहीं दिखाता। इतना सारा एक्सपीरियंस आपके पास है, इस शख्सियत बैठी है इतनी बड़ी हमारे सामने, इतना एक्सपीरियंस है, तो कोई भी ऐसी चीज आपने वहां से उठाई और गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये इम्प्लीमेंट करो और वो सुन ले आपकी? सबसे पहले जो उसमें उस क्षेत्र में मेरा जो मेन सराहनीय काम रहा, मैं कहूंगा कि वो था आओ गांव चले प्रोजेक्ट। हाँ, वो तो आपने अपनी मेहनत की 2004 में, जिसे गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बना। उसके बाद राइट जब मैंने 2 बार पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को मैंने एड्रेस किया 2 बार, एंड पार्लियामेंटेरियंस की जो हेल्थ कमेटी है उसको 2 बार। उसके बाद इन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनाया। और इसके साथ साथ जो दूसरी मेरी अचीवमेंट रही, जब मैं सिमाओ का प्रेसिडेंट बना तो ताइवान में मैंने टेक ओवर किया। ताइवान से माना जाता है कि कौन सा वर्ड बोला, किसका प्रेसिडेंट? सिमाओ, कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ एशिया ओशियाना। 36 कंट्रीज हैं जिसका मैं प्रेसिडेंट बना। तो ताइवान एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुसाइड के सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स पाया जाता है। और वो कहते हैं कि 17 में से 2 या 3 लोग जो है वो सुसाइड करते हैं वहाँ। कुछ खास एज जो है 15 से 35 साल के बीच में। एक तो उनकी स्ट्रगल है वहाँ की, क्योंकि वो उससे लड़ाई ताइवान से, चाइना से चलती रहती है। फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं और एजुकेशनल स्टेटस। हमारे जो IMA की, आई वाज टॉकिंग टू देयर अबाउट आई थिंक 30-40 इनके प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। एंड जो आपने गांव वाला बात कहा, आप प्रेसिडेंट, एक्चुअली में हम तो, हमारे लिए तो ऑनेस्टली आप जब प्रेसिडेंट बने उसके बाद दूसरा हमने किसी प्रेसिडेंट की तरफ देखा ही नहीं, बिकॉज एवरी टाइम आई सी, अगर राजस्थान में कोई झगड़ा हो रहा है डॉक्टर्स का तो आप वहाँ पहुँच जाते हो, किसी और साइड में हो रहा है, कहीं भी किसी तरह के डिस्टर्बेंस हो, पटना पहुँच जाते हो, कभी कैलकाटा पहुँच जाते हो। आई हैव सीन एवरी टाइम वी फाइंड कि जहाँ भी कुछ डॉक्टर्स को परेशानी होती है, यू आर देयर। ये तो खैर कमेंडेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स तो आपको सारे जानते ही हैं, IMA के थ्रू जानते हैं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो आपने जिसको फेमिलियर नहीं होगा। बट ये IMA इतने साल से चल रही है, ये आपका एक भी मेंबर नेशनल कमीशन उसमें नहीं रह जाता? ये जो इन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया है इस वक्त, तो ये हमारे प्राइवेट बॉडी को बीच में क्यों नहीं ले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल जब थी तब तो सारे के सारे लोग IMA के उसके बाद अभी अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन बनी है उसमें भी 50% लोग जो है वो मेडिकल एसोसिएशन से आए हैं, डिफरेंट स्टेट्स। लेकिन उसका ओवरऑल कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, और जो डिफरेंट स्टेट से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं भेजा है,
ये गवर्नमेंट ने उनको सेलेक्ट किया है राइट एज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे डॉक्टर उत्तरे हैं, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हैं, डॉक्टर शांतानु हुसैन हैं, अच्छा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हाँ, जो इस समय भी नेशनल मेडिकल कमीशन को रिप्रेजेंट करते। मैं एक बात आपको बताऊं, देश की हेल्थ केयर चल ही नहीं सकती बिना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेशन से। Correct. और देश में कोई भी ऐसा नेशनल हेल्थ स्कीम नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने चला पाए हों बिना प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किए हुए। 70% हेल्थ केयर यहाँ पर डिलीवरी प्राइवेट हेल्थ केयर से होती है। प्राइवेट हेल्थ केयर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनकी मेडिको पॉलिटिकल नीड्स को देखती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आप पोलियो ले लीजिए, पोलियो इरेडिकेशन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो तो खैर इम्प्लीमेंटेशन में। इसके बाद कोई भी जो प्रोजेक्ट्स IMA के मतलब गवर्नमेंट के कामयाब नहीं हुए, वो प्रोजेक्ट्स थे जो निर्माण भवन के कॉरिडोर्स में बन के रह गए। लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो भी हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज बनती हैं या बजट होता है, उसमें भी IMA से बात करते हैं। ये बजट में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा। एंड उस रिप्रेजेंटेशन को कई बार हमारे ओपिनियंस को माना जाता है, कई बार हमको नहीं माना जाता है, या हम लोगों को ओवर वो कर दिया जाता है। एंड सी इस देश की हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हेल्थ केयर चलती तो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है 70%, लेकिन प्लानिंग 80% वो लोग करते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में। आप सोचिए कि ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कभी इंडियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बाहर ही नहीं आए, पैदा वहां हुए, वहां डायरेक्टर बनके वो ओपिनियन दे रहे हैं, जिन्होंने विलेजेस नहीं देखे, जिन्होंने चीजें नहीं देखी। अब तो ये बात गवर्नमेंट को पता नहीं, इस बात का पता है, बट तो आप लोग अभी ज्यादा डेंट कर नहीं पा रहे ये एरिया। नहीं, हम लोग क्या है, जब डेंट करने की चेष्टा करते हैं तो कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं। हाँ, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी, हम गवर्नमेंट के साथ भी हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं। तो साथ भी चलते हैं, खिलाफ भी चलते हैं, बट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आज के दिन 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर्स हैं, उसमें 36 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। वंडरफुल। और डिफरेंट कमेटीज में भी गवर्नमेंट की वो हैं, वो ओपिनियन भी देते हैं। कई बार इतने हार्ड लाइनर्स हैं कि आप पार्टी लाइंस से बाहर जाते हो तो उनको चेक किया जाता है, लेकिन ओपिनियंस देते हैं। मैं आपको लास्ट पार्लियामेंट सेशन का बताऊंगा, 42 टाइम्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को रेफर किया गया पार्लियामेंट सेशन में। यहां तक कि अमित शाह ने रेफर किया, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं। बट सर, डॉक्टर साहब बुरा ना मानिए, ये एक एड्रेस तो कर देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे लाइट में भी दिखा देंगे, बट ग्राउंड लेवल पे हमारा बात को समझ के इम्प्लीमेंट करना, अभी इसका सिनेरियो है, जब से आप 15 साल पहले आप बने थे प्रेसिडेंट, 14 साल पहले, और अभी तो कुछ डेफिनेट चेंजेस आपने देखे हों। डेफिनेटली हेल्थ केयर इज ए वेरी फास्ट चेंजिंग। आप, मैं तो बल्कि कहूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट डिकेड है वो डिकेड ऑफ हेल्थ केयर होगा। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं सरकार में और हमारे में, लेकिन अगर हेल्थ केयर देखें तो बहुत आगे गई है। आप देखिए कि पूरे ट्रांस जमुना में, कृष्णा नगर में, जब मैं प्रैक्टिस करता था, किसी के पास एक ECG मशीन नहीं होती थी। मैंने एक ECG मशीन रखी थी, और वो ECG मशीन से जनरल प्रैक्टिशनर के पास ECG मशीन होना, आज एक हॉस्पिटल में 20-20 ECG मशीन होंगी। आप एक्सरेज के लिए भेजते थे, लैब पैथोलॉजिस्ट ओरिएंटेड नहीं थी जो हमने खोली। ऐसे ही जो हॉस्पिटल, हमारा ये जो इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम है, हमने अभी लास्ट वीक हमारी बड़ी अच्छी मित्र डॉक्टर कुसुम होम्योपैथी, आपको जानते ही, उन्होंने कितना कमाल का काम किया है, वो किताब भी लिखी, डेयर टू डिफर, तो उनसे लास्ट वीक हमने बात की। तो जो इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम की बात चल रही है, एलोपैथिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसमें हमारा क्या स्टैंड है? नहीं, IMA का मैं इंटीग्रेटेड की को बहुत सपोर्ट नहीं करूंगा, बट हॉलिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट करूंगा। ओके, मैं आई मीन वी कैन को एग्जिस्ट, but it is not necessarily that we should intermingle with each other. Okay. And when we coexist, we should give a choice to even doctors or choice to patients. Then when and where it is required. Okay. अच्छा, हमें ये बताओ कि हमें IMA में what changes you are expecting in next 5 years, 10 years, which will really make them much more, let us say, in the sense कि हम उन पे हम डिपेंड कर सके, उनको हम लुक फॉरवर्ड। अभी हमारे मेरे ख्याल कितने मेंबर होंगे,
अबाउट हम लोग लगभग इस समय 4 लाख मेंबर्स हैं। 4 लाख हैं। 4 लाख तो रेगुलर लाइफ मेंबर्स हैं, हाँ। और इसके बाद करीब करीब 5-5.5 लाख एसोसिएटेड मेंबर्स हैं। तो इस समय और 10 लाख और भी बढ़ सकते हैं, 10 लाख के करीब मेंबर्स हैं। एंड हमने पेनिट्रेशन किया है मेडिकल स्टूडेंट्स में, पेनिट्रेशन किया है जूनियर डॉक्टर नेटवर्क में, एंड अपनी जो प्रोफेशनल एकेडमिक एसोसिएशन है उनमें भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं जिससे एक ओपिनियन कर सकें। मैं परसों ही मैंने CII के साथ मीटिंग की, इससे पहले मैं फिकी के साथ बैठा, मैंने नेट हेल्थ के साथ हर्ष महाजन के साथ बैठा। तो इन सब के साथ मैं अलग अलग मीटिंग्स कर रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के द्वारा कम से कम आपके पास मटेरियल है और स्ट्रेंथ हमारे पास है। आप स्पोक्स पर्सन हैं या आपके पास ऐसे लोग हैं जो सुने जाते हैं, और हमारे पास स्ट्रेंथ है जिसको अगर इन दोनों चीजों को मिलाएं तो हम शायद हेल्थ केयर डिलीवरी इस देश में बहुत अच्छी तरह पहुंचा सकते। मुझे एक और आपसे बात पूछनी है, थोड़ा सा लाइट वाली बात है कि जिस तरह पैशन आपके अंदर है, राइट, हर एक इंसान अलग अलग होता है, बट आपको ऐसा कितने लगता है कि ऐसे लोग कितने ऐसे होंगे जो इस प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह का सोच लेके सेक्रीफाइसेस करके और मेडिकल प्रोफेशन को जहां आप देखना चाहते हो, तो आपको लगता है कि अगले 10 साल में आप देख पाओगे? सी बेसिकली क्या है ना, हम एज ए कल्चर एज ए सोसाइटी बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होते जा रहे हैं, और क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक होते जा रहे हैं तो लोग उस एक साल को अपने एक ईयर ऑफ प्राइड और ऐसे करके लेते हैं, तो उसी साल के उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वहां पे वो खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे एग्री करता हूं कि बहुत सारे लोग तो नहीं निकलते ऐसे जो कि एज ए पैशन लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हैं लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन हमने व्यूअर्स ऐसे शख्सियत से मिलवाया है जिसका एक्चुअल ये पैशन है, ये आपने भी देख लिया होगा, और मेडिकल प्रोफेशन की इनसाइड व्यू क्या हो सकता है और किस तरह से लोग इसको निस्वार्थ जुड़े हुए हैं, वो आज हमें डॉक्टर विनय अग्रवाल से बात करके लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच साहब। नमस्कार। सो नाइस। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, और मैं अपने सब दर्शकों को भी नमस्कार करूंगा। और हम तो ये कहेंगे प्लीज हमसे प्लीज जुड़े रहिए, और इसी तरह से वीकली हमारे इस डॉक टॉक शो को आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, सी आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि हम ऐसे ही पैशनेट डॉक्टर्स को आपके सामने लाएंगे जिन्होंने अपने प्रोफेशन में अपने आप को कंप्लीटली अपने आप को पीछे रख के पब्लिक के लिए सामने आए, उनके लिए विजन, उनके लिए सोच, उनको अच्छी हेल्थ केयर के लिए उनकी पूरी लगन से जो सामने आ रहे हैं, उन्हीं को आज हमने आपसे डॉक्टर विनय अग्रवाल से मिलवा के हमें भी बड़ा खुशी हो रही है। और आपसे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस वीकली शो में आप जुड़े रहिए, और आपको हर हफ्ते हम आपको किसी न किसी ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे। थैंक यू।